डीपी सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 के समिट में। और हम पहली शुरुआत 50 लाख करोड़ की संख्या के साथ कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि जैसा गौरव ने कहा, हम सबके दिमाग में ये बड़ा नंबर है कि भारत में 50 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड का AUM, छोटे और मझोले बड़े निवेशकों का फंड शामिल है। हम कई तरीके की चर्चाएं करेंगे, पर पहला सवाल 50 लाख करोड़ तक आने में जितना समय लगा, इसको दोगुना होने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बढ़िया आपने फंक्शन किया, और TV9 ऐप के लिए, मनी ऐप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। ये बहुत ज़रूरत है, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो आपने सवाल किया, इसके साथ जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड का सफ़र 50 लाख करोड़ तक का है, ये बहुत मुश्किल भी रहा, अच्छा भी रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या रहती है? एक फाइनेंशियल एजुकेशन की। कोई हाथ पकड़ के साथ लेके चले, कोई सारथी होना चाहिए। तो उस सारथी होने की दिशा में अगर ये जो 50 लाख करोड़ में अगर मैं कहूँ कि हमारी मेहनत के अलावा मार्केट की मेहनत, हमारे देश की जो ग्रोथ है, उसकी वजह से जो ये बढ़ोतरी हुई नंबर में, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 50 लाख करोड़ लोगों ने डाला है। 50 लाख करोड़ की वेल्थ क्रिएट हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द मार्केट गेन। ये जो अगर आज मैं बोलूँ कि 1 साल पहले ये 40 लाख करोड़ था और आज 50 लाख करोड़ हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख करोड़ और पैसा आ गया है। पैसा 2 लाख करोड़ ही आया होगा, 8 लाख करोड़ की बढ़ोतरी, बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट इतना बढ़िया है स्टॉक मार्केट का, उनकी मार्क टू मार्केट ग्रोथ की वजह से 7-8 लाख करोड़ हो गया, और या 5 लाख करोड़, क्योंकि डेट फंड भी है इसमें, 2 लाख करोड़ का नया पैसा आया। ओवरऑल मार्केट मूवमेंट की वजह से ये 50 लाख करोड़ हो गया, और मेरे को पूरी ये उम्मीद है कि ये 50 लाख करोड़ से 100 लाख करोड़ का जो सफ़र है, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला। ये कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस दशक में ही पूरा हो जाना चाहिए, मतलब 2030 तक हो जाना चाहिए। सर, ये फाइनेंशियल फ्रीडम समिट है, और इसलिए हमने शुरुआत की क्योंकि बड़ी संख्या हमारे सामने थी, और अभी हमारे सामने आंकड़े आए। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमें लाइव देख रहे होंगे इस समय मनी 9 के नेटवर्क पे, उनके दिमाग में एक सवाल है, और इस सवाल को हम आज बार बार अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे बेहतर इसको कोई नहीं बता सकता। 1 लाइन 2 लाइन में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है भारत के लोगों के लिए, जहां पर इनकम के अलग अलग ग्रुप्स हैं आपके हिसाब से? फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे मतलब ये है कि जो मेरा गोल है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, पहले तो मेरे दिमाग में वो पूरा क्लियर होना चाहिए। मेरे दिमाग में कोई किसी तरह की ये कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए। सबसे बड़ी दुविधा यही रहती है कि मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उस गोल को अचीव करने में मेरे पास इतनी बढ़िया टूल होना चाहिए, या इतना कोई ज़रिया होना चाहिए जिसकी वजह से मैं बिल्कुल अपने आप को फ्रीडम फील करूँ। अगर आज मैं सोचता हूँ कि मेरे को आज पैसा लगाना है, तो मेरे को फ्रीडम है कि मेरे को सब कुछ मेरे को आराम से मिल जाए। मैं अपने बेडरूम में बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, अपने ऑफिस के टेबल पे बैठ के, और मेरी स्वतंत्रता है कि मैं इमीडिएटली वो पैसा डाल सकूं। और मेरे हिसाब से ये जो आपकी मनी ऐप है, ये उसकी तरफ, ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बहुत बड़ा एक कदम है। सर, सबको पता है कि उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, पर एक कठिन सवाल हमारे सामने आता है कि भारत में क्रिप्टो खरीदने वाले, लॉटरी खरीदने वाले, म्यूचुअल फंड खरीदने वालों से ज़्यादा हैं। और मुझे इफ्तिखार आरिफ का एक शेर याद आता है कि दिल तो पागल है, रोज़ नई नादानी करता है, आग में आग मिलाता है, फिर पानी करता है। और भारत के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आम निवेशक लगभग ऐसी नादानी रोज करते हैं। कहाँ कम्युनिकेशन में, समझ में क्या असर, क्या कमी रह जाती है कि भारत के म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या क्रिप्टो में और लॉटरी खरीदने वालों से कम रहती है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, या आर्थिक ये जो एजुकेशन का लोगों को अभाव रहता है, लोगों को ये समझ नहीं आता, और हर एक बंदा ये चाहता है कि मेरा पैसा बस डबल हो जाए, मेरा पैसा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। और जहाँ पे कोई नॉलेज नहीं होती, जैसे क्रिप्टो करेंसी का, सब ने जिन लोगों से भी मैंने पर्सनली भी बात की, निजी तौर पे किया, तो वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, मेरा इतना 10 लाख है तो 1 लाख इधर डाल दिया, नहीं भी डूब भी जाएगा तो क्या बात है। तो ये रिस्क एपिटाइट नहीं है, ये पागलपन है। तो इस पागलपन की जो ये एक रहता है कि मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है
म्यूचुअल फंड फोलियो से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाया। म्यूचुअल फंड फोलियोज 4 लाख करोड़ होंगे, सॉरी 4 करोड़ होंगे, तो ड्रीम 11 में लगाने वाले 11 करोड़ हैं। ओके, लॉटरी खरीदने वाले 15 करोड़ हैं, क्रिप्टो करेंसी में लगाने वाले बहुत ज़्यादा नंबर है। और लोगों ने पैसा फूंकने के बाद भी एक भावना रहती है कि शायद मेरा पैसा वापस बन जाएगा, दोबारा मैं लगा देता हूँ। तो उसके लिए ये एजुकेशन इज़ ए मस्ट। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हिंदुस्तानी कोई चीज़ है, ये वर्ल्ड ओवर ऐसे लोग रहते हैं। जब हम जनता की बात करते हैं तो हर कंट्री में हर जगह बंदे कुछ कहीं ज़्यादा कहीं कम, परंतु हमारी चिंता ये है कि हमारे यहाँ बंदों की संख्या प्रतिशत के तौर पे भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत एक आसान तरीका, परंतु अभी ये जो एक फाइनेंशियल एजुकेशन का ये अभाव था, वो अभी बहुत सी ऐप इंक्लूडिंग योर ऐप एंड सी, वो जो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन आर्बिट्राज अभी नहीं रहा। पहले क्या होता था, जो लोग मुंबई में बैठे हैं, जैसे मंत्री महोदय ने भी बोला कि जो मुंबई में बैठे हैं या जो एक गांव में बंदा बैठा है या जो कोई छत्तीसगढ़ के गांव में या झारखंड में बैठा है, उसको वो नॉलेज ही नहीं होती थी। परंतु आज एक सबसे बड़ी कॉरपोरेशन के CFO को जो नॉलेज है, वो एक इंडिविजुअल को भी, जो गाँव में बंदा बैठा है उसको भी अवेलेबल है। और उसको ट्रांजैक्ट करने का भी वही तरीका है। अगर आपकी ऐप की बात करें तो आपकी ऐप के, चाहे कोई व्यक्ति बॉम्बे में यूज़ कर रहा है, जब मंत्री साहब ने बोला कि मंत्री के यहाँ पे हुआ अच्छा है, परंतु ये यहाँ पे नहीं हुआ, ये तो पूरे हिंदुस्तान में हुआ। ये तो कोई व्यक्ति बैठा है, तो वो जो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज़ ऑफ ट्रांजैक्टिंग एंड नॉलेज, वट एवर इज़ अवेलेबल टू द पर्सन इन बॉम्बे इज़ अवेलेबल टू द पर्सन सिटिंग इन एनी टाउन अक्रॉस द कंट्री। सो दैट आर्बिट्राज इज़ ओवर नाउ एंड गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस जो हमारे देश में चल रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि आने वाले जो 5 साल हैं वो बिल्कुल अलग होंगे पिछले 5 साल से, और पिछले 5 साल बिल्कुल अलग थे उसके पिछले 10 साल से। तो इससे ऑनगोइंग जर्नी, वी आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग इन विद अ बिग स्पीड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज ही मैं एक देख रहा था, एक जो सरकार की तरफ से ही एक जो इनिशिएटिव है दिभाषी काइंड ऑफ ऐप, यही ऐप है कि आपको जो लैंग्वेज बैरियर था हिंदुस्तान में, वो पूरा ख़त्म करने के लिए, अगर आज मैं पंजाब से यहाँ हूँ और यहाँ से अगर मेरे को तमिलनाडु में जाके कोई किसी भाषा बात करनी है, तो अगर मैं हिंदी में बात करूँगा, तो अगर मैं हेडफोन्स वहाँ पे बैठे हुए जैसे यहाँ बैठे हैं 500 बंदों को दे दिया, दे विल हियर एवरीथिंग इन तमिल। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये आज की डेट में तो लगता है कि इनोवेटिव हैं, एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग एनेबलर्स फॉर ब्रिंगिंग आवर कंट्री टुगेदर। जो हिंदुस्तान के हर कोने में लोग बैठे हैं वो हर तरह के काम कर सकें, और ये जो 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है एंड द यूथ पावर विच इज़ देयर इन द कंट्री, दे विल मेक इंडिया ए विकसित देश वेरी वेरी सून। सर, देश के सबसे बड़े और प्रमुख म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हुए आपने भी महसूस किया होगा, हमने भी महसूस किया, और आंकड़े भी बताते हैं कि भारत का जो लो इनकम ग्रुप है, कम आय वाला ग्रुप है, उसमें म्यूचुअल फंड की पहुंच, पेनिट्रेशन, समझ, जानकारी सबसे कम है। और अब ये चर्चा सबके दिमाग में है, सब जगह चर्चा में है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में एंट्री बैरियर्स को थोड़ा सा कम कर दें, माइक्रो सिप की जो चर्चा हो रही है 500 रुपये तक की सिप को हम शुरू कर सकें या उसे प्रमोट किया जा सके, तो क्या आपको लगता है कि पेनिट्रेशंस बढ़ाए जा सकते हैं लो इनकम ग्रुप में, जिन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है? हमारे पर्सनल फाइनेंस सर्वे ने भी ये पाया कि मैक्सिमम वही लोग क्रिप्टो या लॉटरी में लगा रहे हैं जो लो इनकम ग्रुप से हैं। तो अगर ये कदम आगे लिया जाए, और इसमें किस तरीके की चुनौतियाँ हैं अगर हम माइक्रो सिप की तरफ बढ़ेंगे तो? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, और इसकी ये संभावना भी है और ये एक सच्चाई भी बनेगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो पीछे जो हमारी रेगुलेटर हैं, सेबी की चेयरपर्सन, इन्होंने भी बात की कि हमें 250 रुपये की सिप शुरू करनी है। और सच्चाई में तो ये है कि वो 250 की सिप आज भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, परंतु क्योंकि उसकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो आज की डेट में सूटेबल नहीं है। पर जिस तरह से टूल्स आ रहे हैं, जिस तरह से अगर यूपीआई पेमेंट हो जाएगी, उसकी कॉस्ट कम कर दी जाएगी, जिसकी तरफ हमारा रेगुलेटर एक निरंतर तौर पे उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में एक एसआईपी को मैनेज करने के लिए खर्चा जो है 35 रुपये है, और अगर मैं 250 रुपये की कोई या 500 रुपये की हम एसआईपी करते हैं तो
एवरेज मनी 500 रुपये आने से 6,000 रुपया आया, और 6,000 में एवरेज लगाएं तो 3,000 रुपया आया। तो अगर 12 एप्लीकेशन 12 SIP का 35 रुपये के हिसाब से खर्चा करें तो 400 के करीब खर्चा होता है। और ये जो 3,000 रुपया है, इसके ऊपर जो पूरी फीस जो म्यूचुअल फंड चार्ज कर सकते हैं एज पर रेगुलेशन इज़ ओनली 30 to 40 रुपीज़। और 30-40 रुपये आप उनसे फीस लेके 400 रुपये का खर्च करना वो एक फाइनेंशियली वायबल नहीं था। परंतु रेगुलेटर ने सिर्फ बात ही नहीं की, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान भी दिया है। UPI पेमेंट जो कि एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करके, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें उनसे बात करके कि किस तरह से इसकी जो कॉस्ट है उसको कम करके इसको एक पूरे देश में, जैसे जनधन एक बहुत बड़ा कदम था, ये जो मोदी सरकार जब 2014 में आई थी, तो अभी 2024 में मेरे ख्याल में जन निवेश का आगाज़ होगा। और जन निवेश का आगाज़ ऐसे ही होगा कि इसकी कॉस्ट कम करके, और पूरे हिंदुस्तान में जो लो लेवल वाले लोग हैं वो जब म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे, तो आज की डेट में प्रॉब्लम वही है कि लो इनकम को सर्विस करने के लिए व्यक्ति नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एक फंड हाउस के लिए उस लेवल पे सर्विसिंग का जो मिनिमम कॉस्ट है वो नहीं आ रहा है। उसकी तरफ पूरा रेगुलेटर, सरकार, फंड हाउसेस सभी काम पे लगे हुए हैं। इज मैटर ऑफ 3 to 6 months आई थिंक विल सी दैट दिस इज दे आर अप एंड रनिंग। एक म्यूचुअल फंड के निवेशकों के कामकाज के तौर तरीकों में और उनके बिहेवियर में एक चीज़ देखी गई हाल फिलहाल के वर्षों में कि वो कहीं ना कहीं स्टॉक इन्वेस्टिंग को की कॉपी करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं। हमारे सर्वे ने भी बताया और बाकी डेटा भी बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेकर रुकने का धैर्य ही नहीं है निवेशक में। 12 से 18 महीने में लोग इन्वेस्टमेंट बेचकर बाहर निकल जाते हैं, और ये शायद स्टॉक्स की इन्वेस्टिंग का जो ओवर डाउनलोड है वो कहीं उनको प्रभावित कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जैसा आप लगातार कहते रहे कि जब तक हम रुकेंगे नहीं लंबे समय तक, तब तक कंपाउंडिंग के फ़ायदे नहीं मिलेंगे। ये चूक क्यों हो रही है, और यह इसमें समस्या केवल कम्युनिकेशन की है या म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याएं हैं, जिससे कि हम म्यूचुअल फंड को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह शॉर्ट टर्म स्टॉक ट्रेडिंग जैसे प्रोडक्ट की तरह बेचने लगे हैं? ये बहुत ही एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें क्या है कि शायद कुछ हद तक सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर लूँगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब हम किसी को इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखिए आप इक्विटी में पैसा लगाइए, इक्विटी में पैसा बनेगा अगर आप 3 से 5 साल तक बने रहोगे। परंतु साथ ही में हम ये भी एक घोषणा कर देते हैं कि जब भी आपको पैसा चाहिए हो वापस ले लो। तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे देते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि आप 3 से 5 साल के लिए लगाइए, दूसरी तरफ कहते हैं जब चाहिए तो ले लेना। तो लिक्विडिटी हम बहुत ज़्यादा बेच देते हैं। और पिछले 5-6 साल में जब कि मार्केट की रफ्तार सिर्फ एक तरफ ही रही है कि बढ़ती ही जा रही है, तो सब व्यक्ति, हर व्यक्ति जिसने 6 महीने के लिए भी लगाया, 8 महीने के लिए लगाया, उनको ज़्यादा तौर पे ऐसा लगा कि पैसा बन जाता है। तो एक प्रैक्टिस बन गई कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लंबे समय के लिए लगाना चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशन प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को समझाना ज़रूरी है कि कंपाउंडिंग तभी होगी अगर आप बने रहोगे। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ। हम लोग अक्सर देखते रहते हैं कि हिंदुस्तान में 18,000 करोड़ की SIP हो गई, 16,000 करोड़ की SIP हो गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ष में अभी 10 महीने निकल चुके हैं, तो 16,000 का भी अगर मैं एवरेज लूँ तो 1,60,000 करोड़ तो सिर्फ SIP के ज़रिए आना चाहिए था। परंतु जब मैं पूरा आंकड़ा देखता हूँ जिसमें NFO भी आए हैं, जिसमें लमसम पैसा भी आया है, तो कुल मिला के वो 1,50,000 करोड़ है। तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो SIP कर रहे हैं, SIP चल रही है परंतु जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसको निकाल भी रहे हैं, तो उसको एक सेविंग बैंक अकाउंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो जो कि बहुत ही गलत सोच है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ठीक है ज़रूरत है, तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई लिक्विडिटी की ज़रूरत है, पार्क दैट मनी इन आर्बिट्राज फंड और लिक्विड फंड और सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द बैंक। परंतु अगर जो पैसा इक्विटी में लगा रहे हो उतना ही लगाना चाहिए जिसको आप 3 से 5 साल तक रोक सकते हो। नहीं तो कोई ऐसा भी समय आएगा जब ड्रॉडाउन होगा। ड्रॉडाउन का मतलब है जब मार्केट नीचे जाएगी तो उस वक्त आपको नुकसान हो सकता है। तो ये उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। 3 से 5 साल में अगर मार्केट कभी नीचे भी गई भी, 6 महीने नीचे भी रही, साल नीचे भी रही, तो ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स पैसा बन जाएगा।
तो ये समझाने के लिए आई थिंक ये हमारी भी जिम्मेवारी है। आप तो बड़ी जिम्मेवारी से काम कर ही रहे हैं, मैं तो ये आपको समझा नहीं सकता कि आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप तो जिम्मेवारी के ऊपर पूरा उतर ही रहे हैं। तो हमें भी करना है, लोगों को भी बताना है, और ये उनको अगर क्रिप्टो से, उनको अगर लॉटरी से बाहर निकालना है तो इस एजुकेशन को और बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, रेगुलेटर का भी रहेगा। कि जैसे जनधन, अभी मेरी तो यही इच्छा है कि जैसे भारत सरकार ने आते ही जनधन की, स्वच्छ अभियान की बात की थी, अगले जब टर्म आएगी तो उसमें जन निवेश का भी बात होगा, और तब ये चीज़ जब पूरा इकोसिस्टम ऐसा बन जाएगा तो आई थिंक आवर मार्केट विल बी एट ए डिफरेंट लेवल, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं आखिरी सवाल की तरफ चलूं। मेरे पास 3 मिनट का समय टाइमर में दिख रहा है, बल्कि 4 मिनट का समय है। 2 सवाल लेने का स्पेस है मेरे पास, हमारे पास दर्शकों से और ऑडियंस से। जो लोग अगर आपके कोई सवाल हो तो आप अपनी जगह से हाथ खड़ा करें, हमारी टीम के लोग आपके पास पहुंचेंगे माइक लेकर, और हम आपके 2 सवाल शामिल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आखिरी सवाल के लिए हम डीपी सिंह जी के पास चलेंगे। कोई सवाल लेना चाहते हैं? हाँ, 2 सवाल यहाँ से बीच की टेबल पे। आप अपना परिचय भी दें और सवाल को संक्षिप्त और छोटा रखें, प्रश्न को। जी, मेरा नाम गजेंद्र देवड़ा है, मैं साठे कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। सर, जैसा आप बता रहे थे कि लॉटरी में या और दूसरी चीज़ों में जो है भारतीयों का पैसा जा रहा है, या वो लोग वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मगर उन लोगों का क्या जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास पैसा है, वो आज भी शायद बैंक, पोस्ट ऑफिस या सोना इसको ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। एक सवाल और हम ले लेते हैं, फिर दोनों सवालों के एक साथ उत्तर लेंगे। आप सर, आपका भी कोई प्रश्न था? जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैं रविंद्र गोडबोले, मैं नासिक से आया हूँ, भोसला मिलिट्री कॉलेज से। वहाँ मैं मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये था, जैसे अभी आपने कॉमन लोगों के लिए एसआईपी की बात करी है अपने अभी, उसी तरह से जो व्यापारी लोग हैं, जो डे टू डे व्यापार में अपने दिन भर मशगूल रहते हैं, उन लोगों को भी अगर ऐसे एसआईपी जैसी अगर आदत डालनी है तो किन उपायों को आप सुझाएंगे? सर, 2 सवाल सबसे पहले देवड़ा साहब का सवाल लेता हूं मैं। देवड़ा साहब, ये जो आपने बात कही कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो बैंक, देखिए बैंक में पैसा डालना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बैंक में जो पैसा होता है 2 तरह का पैसा होता है। एक तो आप ट्रांजैक्शन के लिए डालते हो, एक दूसरा होता है कि जो आप डिपॉजिट देते हो। और आज की डेट में अगर आपका पैसा, आपका टैक्स जो स्लैब है वो निचले स्तर पे है, जहाँ आपको टैक्स नहीं लगता, तो बैंक में पैसा लगाने की कोई वो ऐसा कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको लिक्विडिटी भी है, सेफ्टी भी है, कोई उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, दूसरा आपने सवाल किया था कि गोल्ड वगैरह में, तो गोल्ड इज़ वन ऑफ द एसेट क्लासेस, राइट। आज की डेट में हम भी जब बात करते हैं तो हम अपने मल्टी एसेट एक कैटेगरी है उसकी बात करते हैं, जिसमें इक्विटी में भी पैसा लगता है, डेट में भी लगता है, गोल्ड सिल्वर में भी लगता है। तो उसमें एसेट एलोकेशन के तौर पे गोल्ड में पैसा लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसका एक जिसको कहते हैं एक सीमा होनी चाहिए, और सीमा के अंदर लगाए हर एक बंदा। हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में ये जो एसेट क्लास है, इसमें डिफरेंट एसेट क्लास में पैसा लगाना है, परंतु हमें प्रेम थोड़ा ज़्यादा है एक रियल एस्टेट के साथ और गोल्ड के साथ। रियल एस्टेट का काम तो अभी थोड़ा सा कम हुआ है कि लोग अभी ज़्यादा रियल एस्टेट में उसी में पैसा लगा रहे हैं जो अपने यूज़ के लिए है, और वो लगाना भी चाहिए, वो तो होगा ही। परंतु गोल्ड में विद इन लिमिट, विद इन एसेट एलोकेशन कोई दिक्कत नहीं है उसका। और आज हर एक व्यक्ति को मैं तो ये कहूँगा जितना, क्योंकि आज की बैंक में डिपॉजिट रखना उसका भी रीज़न होता है कि ट्रांजैक्शन, क्योंकि आज हम ये जो ऐप्स हैं जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, जो पहले हम कैश देते थे, अभी वो बैंक अकाउंट तो आएगा ही आएगा, और ट्रांजैक्शन का पैसा भी बैंक में रहेगा, उसमें गलत नहीं है। पर बैंक में पैसा लेज़ी तौर पे बहुत लंबे समय तक रखना तो एक जुर्म है। अगर आपके पास लाखों रुपए अगर सेविंग बैंक में पड़े सड़ रहे हैं, तो उसमें बैंक पैसा बना रहा है आपके पैसे के ऊपर, तो आप खुद पैसा नहीं बना पा रहे।
तो उसके लिए बहुत सी यहाँ पे हैं, लिक्विड फंड्स हैं, आर्बिट्राज फंड्स हैं, जो आपको लंबे समय के नहीं, और कुछ हिस्सा हम ये तो नहीं कहते कि जितना सारे का सारा इक्विटी मार्केट में लगा दो, कुछ हिस्सा 20-25% इक्विटी में ज़रूर लगाना चाहिए। वही काम जो ये अपने TV9 या और लोग या जितने भी इंटरमीडिएट्स कर रहे हैं, वो एक बड़ा काम है, परंतु इसको पूरी जनता तक ले जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। डीपी सिंह के सवाल का उत्तर मैं आपको संक्षेप में बताऊं। डीपी सिंह जी मल्टी एसेट फंड्स के काफ़ी पक्षधर हैं और वे चाहते हैं कि लोग अपनी शुरुआत मल्टी एसेट फंड से करें, जिससे कि उनकी रिस्क भी कवर रहे और उनको गोल्ड और बाकी सारी सिक्योरिटीज़ में एसेट्स में फ़ायदा मिल सके निवेश का। और दूसरी बात यह कि जो जिन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे उद्योगों के लिए उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे डेट फंड और ऐसे फंड्स हैं जहाँ छोटे समय के लिए अपना पैसा रख सकते हैं। आखिरी सवाल और उसके बाद हम इसे गोडबोले साहब का सर, ये जो मझोले व्यापारी हैं इन सब के लिए भी SIP में की जो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सैलरीड बंदों के लिए है, और बहुत से व्यापारी लोग ये इसको कर भी रहे हैं, और उनके लिए तो और भी बहुत सी, जैसे हमारे लिक्विड फंड हैं या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हैं, या जो उनका व्यापार का पैसा होता है SIP को छोड़ के भी, उसमें भी म्यूचुअल फंड में बहुत सारी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। परंतु आपका ये जो शायद आपके दिमाग में है कि व्यापारी लोग नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, परंतु इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा हो सकती है, उसके ऊपर काम चल रहा है। सर आखिरी सवाल फिनेंशियल फ्रीडम से जुड़ा हुआ। भारत में लोग वेल्थ क्रिएशन से ज़्यादा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं, क्योंकि भारत के लोग अलग अलग इनकम ग्रुप के हैं, उनके जीवन के कुछ अपने लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के हिसाब से वो निवेश करते हैं। भारत का म्यूचुअल फंड अपने क्लासिफिकेशन में एसेट ड्रिवन है, एसेट्स के आधार पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कैसे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को एसेट बेस्ड इन्वेस्टिंग से जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड, जब हमारे कार्यक्रमों में लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि हमको अपने फ्यूचर के गोल के लिए निवेश करना है, तो हम उनको उन एसेट्स के बारे में बताते हैं, जिन एसेट्स के बारे में और उनके एसेट्स की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनकी उन्हें जानकारी नहीं है। ये कैसे क्रिटिकल गैप फिल किया जाए, आखिरी सवाल है। ये देखिए, ऐसा होता है कि हर एक गोल मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल 3 तरह के होते हैं। कि शॉर्ट टर्म गोल तो हो सकता है कि मैंने एक मकान बेचा, पर मेरे को पता है कि अगले 6 महीने में मेरे को ख़रीदना है, तो उस पैसे को, मेरा गोल 6 महीने में है कि मैंने एक मकान बेचा, दूसरा खरीदना, तो ऐसे गोल को मैं ये नहीं कह सकता कि उसको आप इक्विटी में लगा दो। ऐसे वैसे को कहाँ लगाना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग जो है वो एसेट क्लास तो है ही, परंतु वो कितने समय के लिए है, उसके लिए मैं लिक्विड और आर्बिट्राज फंड की बात करूँगा, क्योंकि उसमें पैसा आपका गिरने का कोई चांस नहीं है। आपको रिटर्न जो है वो आज की डेट में संदर्भ में अगर बात करें तो 6 से 8% की रिटर्न आ जाएगी। तो वो गोल तो 6 महीने का है, परंतु एसेट क्लास डेट रहेगी। उसके बाद अगर आ जाए मीडियम टर्म गोल के, मेरे को मेरे बेटे की या बेटी की शादी है पिछले, जो अगले, जिसमें अगला 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, तो परंतु मेरे को नीचे वाला 2 साल वाला लेना है, तो 2 साल के लिए मेरे को एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा कि कुछ पैसा मैं ऐसे फंड में लगा दूं जिसमें मेरे को थोड़ा सा इक्विटी में भी लग जाए ताकि रिटर्न थोड़ा मिल जाए, परंतु इतना भी ना लगाऊं कि अगर वो पूरा गिर जाए तो मेरा पूरा मूल्य ही कम हो जाए। तो उसमें ये जो फंड है बैलेंस एडवांटेज फंड काइंड ऑफ फंड, उसमें लगा देते हैं, क्योंकि 30-35% इक्विटी में रहता है, बाकी आर्बिट्राज और टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है। परंतु अगर मेरा गोल है कि मेरा बच्चा अभी 5 साल का है, मेरे को उसकी पढ़ाई के लिए, उसके किसी व्यापार को शुरू करने के लिए 18 साल 20 साल का भी टाइम है, तो उसको नेचुरली कुदरती तौर पे मेरे को 100% इक्विटी में ही जाना है। इक्विटी इज़ एन एसेट क्लास बट गोल इज़ लॉन्ग टर्म, तो सो दैट इज़ वाई द एसेट क्लास इज अलाइंड विद द गोल। जितना लंबा आपका गोल है, जितना समय है, उसके हिसाब से किस एसेट क्लास में लगाना चाहिए, तो वो उस तरह से होता है। जैसे मैक्सिमम रिस्क इक्विटी में है, परंतु अगर इक्विटी में आप 5 साल से ऊपर लगाते हैं तो ये तो पूरा पिछले 70 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि अगर 5 साल से ऊपर रहते हो कभी आपका पैसा कम नहीं होता और अच्छी डबल डिजिट रिटर्न देता है, जो कि टैक्स एफिशिएंट भी होती है। तो इन दोनों को इस तरह से गोल बेस्ड और एसेट क्लास वाइज अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। सत्र समाप्त करने का सिग्नल भी आ गया है, टाइम अप होने का। 2 बातें महत्वपूर्ण डीपी सिंह जी ने कही। एक तो ये कि अब
जनधन के बाद जन निवेश का अभियान शुरू होना चाहिए। मनी 9 की कोशिश भी है कि अधिक से अधिक लोग वित्तीय सुरक्षा के लिए निवेश में पे आगे आएँ। और दूसरा उनका कहना था कि 50 लाख करोड़ तक आने में जितना समय लगा है उससे बहुत कम समय में अगला 50 लाख करोड़ मिल जाएगा। इसी के साथ हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। अगले सत्र के लिए की तैयारी शुरू हो गई है। डीपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए, लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। और तमाम दर्शक जो अपने सवाल हमको लगातार भेज रहे हैं, हम उन्हें अलग से किसी सत्र में शामिल करने की और पूछने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू डीपी सिंह सर, थैंक यू अंशुमन सर। तो 50 लाख करोड़ की गुत्थी हम सुलझा रहे थे, आई होप वो गुत्थी सुलझी होगी। और म्यूचुअल फंड कारोबार की ग्रोथ पर आपकी जो राय है वो हम सब के लिए काफ़ी बहुमूल्य है। मैं मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर डीपी सिंह जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां एक बार डीपी सिंह जी के लिए।